हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटी के बारे में उसी के आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे थे कि जो पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो पृष्ठभूमि है यानी कि प्रेम्बल है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। और हमने कई सटीक क्वेश्चंस देखे थे जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो कि कई एग्ज़ामों में आए हुई हैं। आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो साथियों, आप जुड़े रहें और लास्ट तक सेशन का आनंद उठाएँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम 21 क्वेश्चंस ले चलते हैं। और हालाँकि 21 क्वेश्चंस कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है या फिर कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और थिकनेस थोड़ी कम। तो सेशन क्या है? हाँ, तो इंडिया अर्थात भारत जो कि अनुच्छेद 1 में दिया गया है, घोषणा की गई है, जो कि बताया गया राज्यों का संघ होगा या एकात्मक विशिष्टताओं का संघीय राज्य होगा या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा या संघीय राज्य होगा। तो राज्यों का संघ है जो कि अनुच्छेद 1 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया अर्थात भारत, ये मेंशन है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है। और ये हम देख चुके हैं। और या फिर इसका एक्सप्लेनेशन उपरोक्त सेशन में हम देख सकते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की रचना परिसंघात्मक है, किंतु ये परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर एक बार राज्य मेंशन हो गया इंडिया में तो वो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। ये संविधान अनुच्छेद 1 में मेंशन है। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत को क्या कहा गया? अभी आपने देखा कि राज्यों का संघ कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शक्तियों के विभाजन की बात की गई और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की या फिर संघीय स्वरूप की, समाजवादी स्वरूप की या फिर एकात्मक स्वरूप की? तो कौन सी है? सरकार की संघीय स्वरूप की ये विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो संघ और राज्य, इन दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः संविधान द्वारा किया जाता है और देश की सर्वोच्च विधि होता है जो देश की सर्वोच्च विधि होता है। चूंकि सरकारों को शक्तियों के विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है। साथियों, अलिखित संविधान में हमको ये शक्तियों के विभाजन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लिखित संविधान में देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन किया गया और किस प्रकार से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कि संघात्मक संविधान का एक मूल तत्व है और जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। अगर ऐसा न होता तो फिर क्या होता कि दोनों में एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में क्या हस्तक्षेप हो सकता था। तो इसके लिए क्या कहा गया कि इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटाया जा सके, निष्पक्षता से उनका निर्णय हो सके। तो ये चीज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है या 7 है या फिर 9 है या 6 है? तो कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। वर्तमान में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। ये दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव व लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से
यानी कि देखिए दिल्ली जो कि हालांकि यूनियन टेरिटरी में कुछ अपडेट हुआ है, तो आप देख लेना एक बार। तो दिल्ली पौंडचेरी भी है, और चंडीगढ़ दादरा एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप, यही है। तो अगला नेक्स्ट सेशन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो क्या है, आर्थिक क्षेत्र में ये समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं जो समाजवादी चिंतक होते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में किसकी बात करेंगे, समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, और उनका मानना होता है कि आर्थिक विषमताएं जो होती हैं वो समाज में संघर्ष का प्रमुख कारण होती हैं। अगर समाजवादी चिंतक के बारे में बात करें तो वो उनका यही कहना होता है, चाहे हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो भी यही कहते थे कि जो आर्थिक क्षेत्र है अगर उसमें विषमता होगी तो समाज में संघर्ष व्यापक रूप से बढ़ेगा। इसका संघर्ष का प्रमुख कारण यही होता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन अगर हम देखें तो किसके द्वारा होता है, उपराज्यपाल के द्वारा ये चीज किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 239(1) में यानी कि 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक, जिसे दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन सा, मत देने का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार, या चुनाव लड़ने का अधिकार, या सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार? तो ये सरकार के पास अधिशासी शिकायत करने का अधिकार, ये भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और मत देने का अधिकार है। कौन सा अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार नहीं है, और यही जो है राइट हो जाएगा। तो जीवन का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। तो अगर जीवन का अधिकार के बारे में बात करें तो हम अनुच्छेद 21 को देखना पड़ेगा, और जो कि क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, और जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीवन के अधिकार हम अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि किस सन में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो ये देखिए 10+2 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया और सीजीएल में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन, तो हम इसकी बात करेंगे तो 1976, और 1976 में कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 जनवरी 1970 को हालांकि लागू हुआ। तो भारतीय संविधान में भाग 4A, कौन सा, भाग 4A और अनुच्छेद 51A, किसकी बात कर रहे हैं हम, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए, जिनकी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11 हो गई। तो हम बात करें, अगर हम यही बात करें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो साथियों मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, और वो भी कब, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और किसकी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जोड़ा गया। तो ये बात भूलने वाली नहीं है। और किस में जोड़ा गया, संविधान के भाग 4A ये भाग हो गया, और अनुच्छेद कौन सा, 51, अनुच्छेद 51A, और ये भाग 4A और अनुच्छेद 51A, इसमें जो है भारतीय नागरिकों के
कितने अधिकार कितने कर्तव्य जोड़े गए साथियों? 10 जोड़े गए। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो 2002 में जब संशोधन होता है तो मौलिक कर्तव्य कितने जुड़ जाते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो ये बात आती है, ये आपको समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, या 1952 को लागू हुआ था, या 1948 को लागू हुआ था, 49 को? तो साथियों कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। हालांकि संविधान जो है बन करके तैयार हो गया था, लेकिन उसे आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो अगर हम देखें कि संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति पर, यानी कि कब तृतीय वाचन समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इस तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर किया गया था। इस तिथि पर यद्यपि संविधान की नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए थे, किंतु अंतिम रूप से 26 जनवरी 1949 को पूर्णता लागू हुआ। तो जब हम बात करेंगे, अगर पूर्णता की बात करेंगे, तो वहां पर 26 जनवरी 1950 टिक करेंगे, वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ या संविधान लागू होने की बात करेंगे, तो तृतीय वाचन जो संविधान सभा का हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तभी उसको आंशिक रूप से लागू हो गया था। और उसमें क्या क्या? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े जो उपबंध थे वो लागू कर दिए गए थे। तो ये बात जो है ध्यान रखना है आपको। इस तिथि को उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और उसका पालन स्टार्ट हो गया था, यानी कि अनुपालन में आ गया था। संविधान को अपनाया गया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि संविधान को अपनाया गया, तो संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो ये भी वही क्वेश्चन है, यानी कि संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या है कि यानी कि संविधान को इस दिन अंगीकार किया गया था। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली गई थी, ये गलत है। और इस दिन क्या भारत गणतंत्र बना था, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, पहला संशोधन पारित हुआ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान। अब देखिए अगर समग्र रूप की बात आ रही है तो यानी कि पूर्णता की बात कर रहा है, और तब हम 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णता या समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तब हम 26 नवंबर 1949 को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि ये डेट गलत हो जाएगी। तो यद्यपि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, आंशिक रूप से कतिपय उपबंध की नागरिकता, कुल 15 अनुच्छेद प्रवर्तित हो गए थे, परंतु समग्र रूप से कब लागू हुआ? तो समग्र रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। देखिए 33 नंबर कह रहा है प्रारूपण पूरा हुआ था। तो प्रारूपण का मतलब है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रारूपण हो गया था संविधान का, यानी कि आंशिक रूप से लागू हो गया था। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किए जाने के साथ ही संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो जब प्रारूपण की बात आए या आंशिक रूप से लागू होने की बात आए तो हम 26 नवंबर 1949 की डेट को सही करेंगे, यानी कि जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत संग्रह। अब देखिए आप लोग अगर जनमत संग्रह नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जनमत संग्रह वो होता है जब किसी मैटर पर कोई मैटर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में फंसा हुआ है,
तो जन्म संग्रह बुलाया जाता है और उसकी वोटिंग होती है। और ये व्यवस्था या उत्क्रमण की व्यवस्था ये जो है ग्रेट ब्रिटेन में थी, ये भारत में, या फिर अमेरिका, या फिर स्विट्जरलैंड में। तो ये जन्म संग्रह जो लिया गया तो ये स्विट्जरलैंड में कराया जाता है, यानी कि जन्म संग्रह, रिफरेंडम या उपक्रमण की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में कराई जाती है। तो जन्म संग्रह 39, यानी कि अगर क्वेश्चन दिया गया तो जन्म संग्रह कहाँ, स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। वैध प्रभु सत्ता निहित है। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान में। तो कहाँ निहित है, संविधान में। यानी कि वैध प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता भारत के लोगों और भारतीय संविधान में निहित है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट भी होता है कि प्रभु सत्ता संपन्न। आप अगर पढ़े हैं प्रस्तावना या प्रेम्बल पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्रेम्बल जरूर पढ़ें और बहुत अच्छे से कंठस्थ करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां और उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों के अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या सोचते हैं, यह निर्दिष्ट होता है। तो यहाँ पर ये चीज क्या कह रहा है, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा सभी नियुक्तियां या उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन जो है सीनेट द्वारा किया जाता है, और ये नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को बयां करता है। तो यूएसए में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है, और इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों के अनुसमर्थन वहां के सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार की बात अगर करें तो राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। तो बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। हालांकि अगर बी एन राव की बात करें तो संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो आपको बता दें, हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा ये पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए गए थे जो कि अस्थायी रूप से थे, और इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को नियुक्त किया गया था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बी एन राव की बात करें तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, और किसके साथ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर 1935, 1909, 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि संघीय प्रणाली, अगर शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। हालांकि संघीय प्रणाली का अधिकांश हिस्सा जो है अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ये मेंशन है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रिटेन शासन के अंतर्गत संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो संघीय प्रणाली वो 1935 एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। तो बात आप समझ गए होंगे कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण इस प्रस्ताव को मूर्त रूप न ले सका। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसी के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं हो सका, यानी कि ये मान्य नहीं हुआ, ये लागू नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। अगर ऐसा होता तो शायद शक्तियों का विभाजन देखने को नहीं मिलता भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान
यानी कि संविधान सभा को गठित करने का अधिकार क्या था? तो गठित करने का अधिकार अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में बनाया गया, इसी का आधार था संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर संविधान सभा गठित की गई और इसके तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण तथा प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया गया। साथ में उस समय जो प्रांत की जनसंख्या थी उसमें अगर हम देखें तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। और ये निर्धारण कहाँ से देखने को मिलता है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत ये संविधान जो ये डिसीजन है ये लिया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक भी हुई, जिसमें अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान ने, या संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान, या आयरलैंड, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। साथियों, ये भारतीय संविधान का कतिपय प्रावधान यदि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड व अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है, लेकिन इसकी रचना मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। तो ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था और ये बात आपको याद रहना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू या नेहरू चाचा जी। देखिए, संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के संघीय संविधान संबंधी समिति राज्य समिति के अध्यक्ष भी थे। तो आपको देखने को मिलता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो दोनों में आपको देखने को मिलता है कि संविधान सभा की जो संघीय संबंधी समिति थी, कौन सी? संघीय संबंधी समिति, और दूसरी राज्य समिति, इन दोनों के भी अध्यक्ष चाचा नेहरू थे। देखिए, 42 क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के लोग देश के संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? आप कहेंगे फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यूएसए। तो कहाँ देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह या रेफरेंडम के माध्यम से होता है, जिसमें वहां के नागरिक भाग लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि जनमत संग्रह होता है। और कहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है? स्विट्जरलैंड में कराया जाता है, जिस संविधान में संशोधन किया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया गया? पुलिस कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही, बातचीत द्वारा, अनुमेय द्वारा। तो किसके द्वारा? सैनिक कार्यवाही के द्वारा हम हैदराबाद राज्य को हम देखें तो उसको जो है सरकार में लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को सैन्य कार्रवाई स्थानीय जन समर्थन के आधार पर नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय किया गया। तो अगर हैदराबाद की बात करें तो ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में विलय किया गया। कब? 1948 में, नवंबर 1948 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कानून की बात करें तो भारतीय संविधान है। देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी विधि, नियम, विधायन के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो आप ये
दिमाग में मेंशन कर लीजिए कि भारतीय संविधान ही एक सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कानून है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी अदालत, कोई भी चीज नहीं है, सब यानी कि सर्वोपरि हमारे देश का संविधान है। मंत्रिमंडल पद्धति या सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल पद्धति या सामूहिक जिम्मेदारी जो है किस देश की देन है? तो ये है ब्रिटेन की देन। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी अभी आपने देखा कि मोदी सरकार, मोदी सरकार नहीं कहेंगे, एनडीए सरकार में आपने देखा कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और अगर मंत्रिमंडल शासन पद्धति देखें तो ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जो 57 मंत्री गठित करने की योजना बना रही है एनडीए सरकार, उससे पता चलता है कि ये जो मंत्रिमंडल शासन पद्धति है ये कहाँ से ली गई थी? ये ब्रिटेन से ली गई थी। और लोकसभा व विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के शासन प्रणाली के लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है जिसका राज्य संघ वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि द्वारा पद ग्रहण करता है? तो कौन सा देश है? जापान। जापान अभी भी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास है। आप ये बात समझना होगा आपको कि जापान में अभी भी सम्राट होता है, तो सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास ही है और वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण होता है, उत्तराधिकार की घोषणा की जाती है और विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। वो शासन व्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही थे और ये आपने समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतने ही। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप लोग इतना हम क्वेश्चन मैक्सिमम करा रहे हैं कि आप लोग आसानी से कंठस्थ कर लें और उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो इससे आप वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। और आप ये जो एक्सप्लेनेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये ना देखें कितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 4-5 क्वेश्चन जरूर छिपे रहते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से देखना है। और तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप सेशन से जुड़े रहें और ऐसे ही आपको पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।